अब क्या पढ़ना है? चौथा चैप्टर है, चौथा लेसन है आपका, ठीक है। द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। द्विघात समीकरण क्या होता है? देखो पहले तो आपने इससे पहले पढ़ा था क्या, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, यानी x और y जब दो चर हुआ करते थे तो एक फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी थी, ax प्लस by c बराबर 0। ये था दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हमें एक चर वाला द्विघात समीकरण पढ़ना है। एक चर वाला द्विघात समीकरण मतलब या तो हम x के रूप में कोई समीकरण होगा, इक्वेशन होगा, या केवल y के रूप में, या केवल z के रूप में, या a b c के रूप में भी हो सकता है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? द्विघात समीकरण का मतलब ये है कि वेरिएबल पे यानी चर पद पर अधिकतम दो घातें होना चाहिए, यानी कम से कम कितनी घातें होना चाहिए? दो घातें अवश्य होना चाहिए। आप एक इक्वेशन देखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। x क्या है आपके पास में? चर पद है, और इस पर घात कितनी है? 2, यानी दो घात चर पद के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर दो घात होना कंपलसरी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कहलाएगा आपका क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब हमने एक चीज और बताई थी आपको, वो ये कि जितने चर का यानी जितने वेरिएबल का समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उतने ही उसके हल होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसके हल भी कितने होंगे? 2 होंगे। इसके हल कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे आपको मिलते थे जब दो शून्यांक पिछले चैप्टर में, तो उससे आप एक समीकरण बनाया करते थे, और वो समीकरण कैसे बनाया करते थे? मान लीजिए अल्फा और बीटा दो शून्यांक होते थे, हल सॉल्यूशन, और इनका मूलों का योगफल होता था अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल होता था अल्फा इंटू बीटा, और फिर हम बनाया करते थे समीकरण, तो आता था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये बन जाता था द्विघात समीकरण। मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 हुआ हो और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 हुआ हो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 होगा। दो घात का समीकरण हो गया, दो घात का समीकरण। तो दो घात के समीकरण के लिए क्या कंपलसरी है कि वेरिएबल पे पावर 2 होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, उसे अपन द्विघात समीकरण कहते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और सुनो, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कॉफिशिएंट है, वो है a, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा के रूप में कौन लगा? a। गुणा के रूप में लगा a, तो जो गुणा के रूप में लगा है वही उसका गुणांक हो गया। x में गुणा के रूप में कौन लगा? b, तो x का गुणांक हो गया b, इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। और c एक ऐसा पद है जिसमें x आया नहीं, x था चर पद यानी वेरिएबल टर्म्स, जो कि आया नहीं, तो इसको हम कहेंगे अचर पद, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन हो गई, इसे अपन मानक समीकरण भी कह देते हैं। मानक रूप होता है ये। कौन सा रूप होता है द्विघात समीकरण का? मानक रूप होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है। अब जरा सुनो, जितने घात का समीकरण उतने उसके हल, सॉल्यूशन। दो घात का समीकरण, दो घात इसके हल होंगे। हम कैसे पता करेंगे? जब हमारे पास में कोई इक्वेशन आएगी तब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x। अच्छा एक चीज और सुन लें, ये जो x स्क्वायर का गुणांक a है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। भाई एक के स्थान पे अगर मान लो हमने 0 रख दिया तो ये वाला पद तो पूरा 0 हो गया। अब बताओ दो घातें कहाँ बची? कहीं नहीं, तो ये द्विघात का समीकरण ही नहीं कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण में दो घात, जो चर दो घात वाला होता है उसके साथ का जो गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। b कभी 0 हो भी सकता है, c 0 हो भी सकता है, ठीक है। मतलब हमारा कहने का ये कि जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 कहें, हम कहेंगे साहब द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमको मतलब किससे था? मतलब इससे था कि x की पावर 2 है कि नहीं है। हाँ भाई x की पावर 2 है। अगर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हाँ भैया ये भी द्विघात समीकरण है।
क्यों है ये द्विघात समीकरण? x के ऊपर हमारे पास में 2 था, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब हम कहें कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो हाँ भैया, ये भी द्विघात समीकरण है। देखो यहाँ पर x के ऊपर 2 घातें नहीं नजर आ रही, लेकिन जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो कैसे खोलते हैं? पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो ये बना क्या? एक्स स्क्वायर, ये बना क्या? 1, और ये बना क्या? 2x बराबर में क्या बना? 0। तो ये भी एक कैसा आ गया? द्विघात समीकरण आ गया। तो जब हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर हम ये चेक करेंगे कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक तो ये हो गई चीज। दूसरी चीज हमको क्या चेक करना है? हमको ये चेक करना है कि जब द्विघात समीकरण हमको मिलता है, क्या द्विघात समीकरण जब हमको मिलता है तो उसके हल हम कैसे निकालेंगे। तो एक द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड कर सकते हैं और एक द्विघात समीकरण के केवल 2 गुणनखंड होंगे, क्योंकि गुणनखंड उतने ही होते हैं जितने उसके हल होते हैं, मतलब जितनी मैक्सिमम घात है। मैक्सिमम घात है इसके पास में 2, तो गुणनखंड भी होंगे इसके 2, हल भी इसके होंगे कितने? 2 गुणनखंड आ जाएंगे। जब एक गुणनखंड आ गया और दूसरा गुणनखंड आ गया, एक बार एक गुणनखंड के बराबर 0 रख दो, एक बार दूसरे गुणनखंड के बराबर में 0 रख दो, और द्विघात समीकरण के हल आपको निकल करके आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये तो हमने आपको बता दिया कि आप कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। अब हमने मान लिया इसी इक्वेशन को उठा लिया, या एक इक्वेशन हमने ये वाली ली, समीकरण लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हमने कहा साहब इसके हल निकालिए। इसके हल कितने आएंगे? 2। इसके हल आएंगे 2, क्योंकि ये 2 घात का समीकरण है। जब इसके 2 हल आएंगे तो एक होता है गुणनखंड विधि से, एक होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो सबसे पहले पहली एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा क्या कहलाती है? सबसे पहले हम क्रम में रखते हैं समीकरण को। फिलहाल ये क्रम में कैसे? सबसे पहले 2 घात वाला पद तो हमारा लिखा हुआ है x स्क्वायर, फिर 1 घात वाला पद तो हमारा लिखा हुआ है 3x, फिर अचर पद तो प्लस में 2 लिखा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको गुणनखंड करने का तरीका कि गुणनखंड कैसे करेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेना। जैसे हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हम गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो आप, अचर पद कितना है? 2 है। इसके बाद x स्क्वायर का गुणांक कितना है? आगे तो कुछ लगा नहीं है। जब आगे कुछ नहीं लगा है तो मानेंगे हम 1। आगे कुछ नहीं लगा तो क्या मानेंगे? 1। तो उस 2 का हमने 1 में गुणा कर दिया और रिजल्ट हमारे पास में कितना आया? 2। तो आ गया रिजल्ट। चलो ठीक है, अब हमें ये सोचना है, क्या सोचना है? ये सोचना है कि गुणा करने पर आए 2 और 2 के आगे क्या लगा है? प्लस। 2 के आगे क्या लगा है? प्लस। तो जोड़ने पे आना चाहिए 3। जोड़ने पे आना चाहिए 3। गुणा करने पे 2, जोड़ने पे 3, और इसी के 2 खंड करना है। तो अब हमको एक बात बताओ, अगर हम 2 को 2 गुणा 1 लिख दें तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 धन 1 लिख दें तो कितना आ जाएगा? 3। यानी जोड़ने पर आ रहा है 3, गुणा करने पे आ रहा है 2। तो अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर से हम कुछ नहीं करेंगे और 3 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 धन 1 बराबर हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 धन 1, इंटू में x था तो x लिख दिया, प्लस 2 था तो 2 लिख दिया, बराबर 0 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस है, प्लस का गुणा हम 2 में करेंगे तो प्लस का ही 2 आएगा, और यहाँ से हम x का गुणा करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो प्लस ही आता है, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा हम x से करेंगे तो x आ जाएगा। प्लस 2 बराबर में क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास मिल गया 4 पद, 2 पद ये थे और 2 पर ये थे, तो इनमें से देखो क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 घातें थी, 1 घात x की निकल गई तो 1 घात x की बची, यहाँ से x निकल गया, प्लस का 2 बचा, फिर प्लस। अब यहाँ पे तो कोई कॉमन है नहीं कुछ भी। देखो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो चिन्ह हुआ करे तीसरे पद में वही चिन्ह यहाँ लिख लिया करो, प्लस हुआ करे प्लस लिख लिया करो, माइनस हुआ करे माइनस लिख लिया करो। फिर यहाँ पर हमने देखा यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो ना तो x कॉमन है ना 2 कॉमन है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 1 कॉमन, तो अंदर पूरी जो की तो राशि बचेगी, x प्लस 2 यहाँ बचा। अब देखो 2 पद कहलाए, एक x प्लस 2 वाला एक पद, और एक x प्लस 2 वाला दूसरा पद। तो दोनों पदों में x प्लस 2 इसमें है और x प्लस 2 इसमें है, तो x प्लस 2 हमने क्या ले लिया? कॉमन। अब हमारे पास में क्या बचा? x प्लस 1 बराबर में क्या बचा? 0।
अब हम क्या करते हैं, एक एक गुणनखंड के बराबर में हम 0 रख लेते हैं। तो हमने क्या करा, यदि हम ये लिखें, यदि x + 1 बराबर 0, यानी एक गुणनखंड के बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ जाएगा -1। और यदि हम लिखें क्या, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -2। तो इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण को जब अपन हल कर रहे थे तो उसके दो हल निकल आए, दो सॉल्यूशन निकल आए, -1 और एक -2 निकल आए। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लो अभी हमने बताया आपको जोड़ने वाला पद, अब हम बताएं आपको घटाने वाला पद। देखो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे हमने लिख लिया, मान लीजिए x² - 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, ये भी एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये बताओ हमको। द्विघात समीकरण है, x² - 2x - 3 बराबर 0 है। तो अब हमें गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x² के आगे क्या लगा, कितना गुणांक है, 1 है, और अंत में क्या है, 3। तो 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारे पास में कितना आया रिजल्ट, 3। अब 3 के हमें 2 भाग करना है, और 2 भाग ऐसे करना है, कैसे कि गुणा करने पे आए 3, गुणा करने पे आए 3, और 3 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो घटाने पे आए 2। इस वाले चिन्ह को देख करके चलते हैं, इस वाले साइन को देख करके चलते हैं। जहाँ प्लस है तो जोड़ने पर मध्य पद आना चाहिए, मध्य पद का गुणांक आना चाहिए, और अगर माइनस है तो घटाने पर मध्य पद का गुणांक आना चाहिए। तो हम 3 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 1 बराबर आ जाएगा 3, और 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2। तो हम 2 के स्थान पर 3 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे कितना आया, x² - 2 के स्थान पे हमें लिखना है 3 - 1 इंटू x - 3 बराबर 0। अब देखो x² - 3 माइनस का 3 में गुणा करेंगे -3, यहाँ से x लिख दो, -3x माइनस माइनस प्लस 1, और 1 का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा +1, तो माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से फिर से x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x - 3, और यहाँ पर जो चिन्ह था वही चिन्ह लिख लिया, और अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, तो अंदर जो की तो राशि बचेगी x - 3। अब x - 3 फिर से कॉमन है, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x + 1 बराबर 0। अब एक एक गुणनखंडों को हल कर लेंगे। हमने लिखा यदि x - 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, और यदि x + 1 बराबर 0 हो तो x बराबर आ जाएगा -1। तो इस प्रकार से 2 हल निकल आते हैं। तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि अपन हल कैसे करेंगे इनको, और चेक कैसे करेंगे कि कोई इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चौथा चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, चौथे चैप्टर का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, यानी कि 4.1 एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। रुक जाओ वीडियो में चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे पहले का पहला है आपके पास में, पहले का पहला आपके पास में ये कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, और वो ये कह रहा है कि बताइए कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक काम करा करो, जैसे होल स्क्वायर है या अंदर गुणा करने पहले अपने आप में हर एक पद को सॉल्व कर लो, हर एक पद को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद पूरी राशियों को एक पक्ष में ले आओ, पूरी राशियों को एक पक्ष में ले आओ, और फिर बता दो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा x², 1 का वर्ग 1, दोनों का गुणनफल कितना आएगा, x का 2 गुना 2x, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 2x - 2 3 6, 2x प्लस के थे, 2x प्लस के थे, बराबर में है, ये कट जाएगी राशि, -6 बचा, इस तरफ ले आओ, x² + 1, और -6 इस तरफ आया तो क्या हो गया, प्लस का 6, ये बन गया x² + 7 बराबर 0। यानी इसमें 2 घातियां आई कि नहीं आई, 2 घातियां आई कि नहीं आई, 2 घातियां आई, तो इसका मतलब क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। अब पहले क्वेश्चन के जितने भी हैं वो सब आपको करना है, पहले क्वेश्चन के जितने भी हैं सब आपको करना है, ठीक है।